डियर स्टूडेंट, A4 के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, और वो भी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है और वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर। ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सेकंड पार्ट है, जो है निरक्षीय स्थिति पर। देखिए, मैं एक बार रिकैप कर दूं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो हम पहले उसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और यदि कोई बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर रखा हो, उस जगह पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले चलते हैं और एक ग्राफ बना लेते हैं। ये हम एक बना ले रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव। ये हमारा है AB और ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा के अनुसार वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं। देखिए, ये वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिसके इधर का आवेश प्लस क्यू, इधर का माइनस क्यू और इधर का प्लस क्यू। देखिए, ये भी आवेश क्यू है, ये भी आवेश क्यू है, दोनों की मात्राएं सेम है। ये प्लस और माइनस इनकी प्रकृति को दर्शाता है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इससे ये पता चलता है कि ये दोनों विपरीत प्रकृति के हैं। और इनके मध्य की दूरी 2L है, जो कि अति अल्प होती है। और इनके मध्य बिंदु अगर हम O मान ले तो यहाँ से यहाँ तक की O से B तक की दूरी हमारी L हो जाएगी, और इधर A से O तक की दूरी भी L हो जाएगी, क्योंकि A से B तक की दूरी हमारी कितनी है 2L। और ये O क्या है, AB का मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु है, तो आधा इधर हो जाएगा आधा इधर, तो 2L का L इधर हो गया और L इधर, तो ये दोनों जोड़कर 2L बन जाते हैं। अब इसके निरक्ष पर देखना है तो अक्ष ये होता है कि अगर हम इधर की ओर कोई बिंदु इधर की ओर मिले या इधर की ओर मिले, और निरक्ष क्या होता है इसके, इधर ऊपर की ओर या नीचे की ओर मिले। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु है P। इस बिंदु पर हमें इस वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालना है। तो हम इस व्यंजक निकालने से पहले हम देख लें कि इस माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से दूरी इसकी कितनी होगी। तो हमें ये लाइन खींच ले रहे हैं, यहाँ से इस बिंदु को मिला दिया, वैसे ही इधर से मिला देंगे। ये मिल गया। और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से हम मानेंगे कि बिंदु P की दूरी, इस बिंदु P की दूरी स्मॉल r है। अब ये निरक्ष पर है और ये हम मान लेंगे कि ये ठीक 90 अंश का कोण बना रहा है। ये ठीक 90 अंश का कोण बना रहा है। तो ये OPB एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम बात करें OP, ये कर्ण हमें पता करना है। देखिए, अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो आवेशों से उस बिंदु P तक की दूरी निकालते हैं जहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो इससे A से P तक की दूरी, तो A से P तक तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें देखो ये आधार पता है, ये लंब पता है। वैसे ठीक OPB वाले त्रिभुज में आधार पता है, लंब पता है, तो हम कर्ण निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना हमारा L है, तो L का स्क्वायर प्लस लंब कितना है हमारा R, तो R का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण कितना निकलेगा, रूट में L स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी पता चल गई कि इस प्लस क्यू आवेश से पी तक की दूरी कितनी है, वो हमारी हो जाएगी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। देखिए ये अभी भी लंब वही आर है और ये दूरी भी एल ही है, तो ये ए पी भी कितना होगा, रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। अब देखिए बिंदु P पर हम दिशा निर्धारित कर लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर की ओर होगी। देखिए ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है तो वो आवेश से दूर की ओर होती है, आवेश से दूर की ओर। इस के कारण इस पर निकालना है तो इस बिंदु पर दूर की ओर होगी। देखिए अगर इधर की ओर बना दे तो ये इधर की ओर हो जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ से इधर की ओर बनाए तो इससे दूर हो जाएगी। तो इसकी दिशा किधर की ओर होगी, इवन इधर की ओर। और हम ये क्या मानेंगे, ये हमारी होगी दिशा, ये E1 रहा। और माइनस क्यू आवेश से के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होता है कि जिस बिंदु पर निकाल रहे उसी माइनस क्यू आवेश की ओर होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ये प्लस यहाँ पर बिंदु P है तो इधर से इधर की ओर, तो यहाँ हो गए, तब तो इधर की ओर आएगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी E2। अब देखिए ये E1 है, सदिश घटक होता है। ये देखिए E1 क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये एक सदिश राशि है। तो इसकी हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक ले लेते हैं। तो क्षैतिज घटक ये होगा इसका, ये क्या आएगा, E1 कॉस थीटा। देखिए क्षैतिज घटक के साथ कॉस थीटा आता है और ऊर्ध्वाधर घटक के साथ साइन थीटा। तो देखिए इधर वाला ये रहा इधर का E1 साइन थीटा। अब वैसे ही इस E2 का क्षैतिज घटक लेंगे तो देखिए ये इधर की ओर देखेंगे तो इसका भी आधार यही दिखेगा, तो यही आ जाएगा हमारा इसका क्षैतिज घटक। तो क्या होगा, E2 कॉस थीटा, और इसका ऊर्ध्वाधर तो इधर की ओर हो जाएगा, ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। देखिए E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये परस्पर एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और इनके कारण कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी। कुल वैद्युत क्षेत्र की, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनके कारण आएगी, E1 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा। अब ये हमारा हो जाएगा पहला ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये दूसरी प्लस क्यू के कारण E1 कॉस थीटा, माइनस क्यू के कारण E2 कॉस थीटा, और इन्हीं का परिणामी हम निकालेंगे जो कि हमारे लिए वह इसी से हम निकाल देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, और ये हमारा परिणामी का काम करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि आगे क्या करना है हमें। तो देखिए अब जैसे कि ये पूरा चित्र हमने बनाया है और इसी के अनुसार हम कुछ लिख देंगे, जो भी इस चित्र में दिख रहा है वही हम लिखने वाले हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। क्या लिखेंगे हम, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है और जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। तो लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है तथा आवेशों के मध्य की अल्पतम दूरी, आवेशों के मध्य की अल्पतम दूरी 2L है। माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। माना वैद्युत द्विध्रुव के
मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना लिखने के बाद हम ये लिख देंगे कि ये जो प्लस क्यू आवेश के कारण हमने क्या माना था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 है, और माइनस क्यू के कारण E2 है। तो हम लिख देंगे कि माना प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व माइनस क्यू आवेश के कारण E2 है। तब इतना लिखने के बाद अब हम निकालेंगे कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, और फिर निकालेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर कितना होगा। और अगर इन प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव बनता है, तो अगर इनका हम परिणामी निकाल देंगे तो वही हमारा आ जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो अब हम निकालेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो प्लस क्यू आवेश के कारण हम निकाल ले रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अगर हम ये मान लें कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम पर रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, तो फिर यहाँ पर K भी लेंगे हम, और क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो R देखेंगे हम कितना है, किसके कारण निकाल रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो प्लस क्यू से इस बिंदु P के बीच की दूरी लेते हैं, तो प्लस क्यू से P की दूरी कितनी है, रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो हम इसका वर्ग कर देंगे और ये हमारा दूरी का काम करेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हमारा E1 निकलेगा। और ये यहाँ से आएगा E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये रहा समीकरण 1। इसी तरह हम निकाल ले रहे हैं माइनस क्यू आवेश के कारण। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वो कितनी थी, E2 माना है उसे, तो E2 कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q
बटे आर स्क्वायर होता है। तो फिर देखेंगे कि अब माइनस क्यू आवेश से इस बिंदु पी की दूरी कितनी है। तो देखिए ये माइनस क्यू है और ये बिंदु पी है, तो इनके मध्य की दूरी कितनी है, ये रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हमारे लिए आर का काम करेगी। तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आएगा, रूट में एल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से E2 कितना आएगा हमारा, फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन, और इसका वर्ग करते तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। अब अगर हम देखें समीकरण 1 व 2 को, तो देखिए E1 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर इसी तरह E2 की बात करें तो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम यहाँ से देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से E1 बराबर E2 इतना निकल आया कि हम जान गए समीकरण 1 व 2 से हम क्या देख रहे हैं कि जो E1 है वो E2 के ठीक बराबर आ गया। अब हम E1 और E2 निकाल लिए, अब हमें परिणामी निकालना है। तो परिणामी के लिए पहले हम देख लें कि परिणामी कितना आने वाला है। तो चित्र पे देखेंगे हम, देखिए ये हमारे पास है चित्र पूरा। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि ये हमारा, हम मानेंगे कि एक ये हमारे पास पहली सदिश हो गई और ये दूसरी सदिश। अब सदिशों का परिणामी निकालने का हमने व्यंजक पीछे वाले डेरिवेशन पे कराया था, और इसमें देखो फिर से हम करा दे रहे कि परिणामी का फार्मूला क्या होता है। परिणामी होता है रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये होता है परिणामी का सूत्र। अगर हम देखें यहाँ से तो परिणामी हमें ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए निकालना है, और उसमें E1 E2 दो सदिश है। तो हम क्या लिखेंगे, परिणामी ई होगा वो क्या होगा, देखिए पहला सदिश हमारे पास कितना है, E1 कॉस थीटा। तो P इसमें जहाँ ये परिणामी पे ये जो पी स्क्वायर है ये पहला सदिश, क्यू स्क्वायर ये दूसरा सदिश होता है क्यू, ये एक सदिश ये दो सदिश, ये दोनों सदिशों के बीच का थीटा क्या है, दोनों सदिशों के मध्य का कोण। तो हम ये P क्या है हमारा E1 कॉस थीटा, तो हम क्या लिखेंगे E1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पी का स्क्वायर करना होता है। तो पहले सदिश का स्क्वायर प्लस दूसरी सदिश क्या है E2 कॉस थीटा, तो E2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये बन गया, प्लस 2p की जगह पे E1 कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह पे हम सीधे थीटा ना रख कर देख लें तो देखिए E1 कॉस थीटा भी इधर की ओर और E2 कॉस थीटा भी इधर की ओर। तो टोटल कोण कितना हो जाएगा हमारा, 0। कितना आएगा कोण हमारा, 0। तो ये E1 कॉस थीटा इंटू 2 E2 कॉस थीटा और इंटू ये कितना आएगा हमारा, 0 का मान 1। तो ये E कितना आ जाएगा हमारा, देखो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2 नहीं है यहाँ से, ये नहीं सिर्फ E2 है। तो 2ab देखिए 2a की जगह पे कितना है A1 कॉस थीटा जो P है, और ये Q जो E2 कॉस थीटा है, और इनके मध्य का कोण कितना था इस वाले कॉस थीटा का, 0। तो 0 का मान कितना हो गया 1। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये किसका फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो E1 कॉस थीटा ये बन गया, और E2 कॉस थीटा का होल वर्ग बन गया। अब रूट वर्ग से हट जाएगा, तो इसका परिणामी इधर हम लिख दे रहे हैं कि E कितना आएगा, E आएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा के बराबर। ये हम निकालेंगे कि इतना परिणामी आएगा, और यही परिणामी हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो होगा वो निकलेगा, और इसी से हम आखिरी व्यंजक निकाल देंगे। तो हम देखेंगे बढ़ेंगे, ये हमारे लिए परिणामी का फार्मूला निकल आया है, और ये हमने सिखा भी दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा था तो अब आप सीख जाओगे, और इसी तरह सारे डेरिवेशन हम कराएंगे। और आप सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और इसे ग्रो कराओ। तो देखिए फिर आगे अब हम बढ़ रहे हैं। तो हम जैसे देख चुके हैं कि परिणामी कितना आने वाला है, तो हम लिखेंगे परिणामी
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी होगी, E इक्वल E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब हम पीछे अभी देख चुके हैं कि E1 बराबर E2 के है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं E इक्वल E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा। तो ये दोनों बराबर है आपस में, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 2E1 कॉस थीटा के बराबर। अब यहाँ से हम मान रखेंगे, तो 2E इक्वल 2E1 की वैल्यू हमने निकाल रखा है, तो E1 की वैल्यू देखो कितनी आई थी, E1 की वैल्यू आई थी 1/4πε0 Q/r²। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे और यही हमारा बन जाएगा। तो कितना बनने वाला है 2, यहाँ से कितना आएगा 2 इंटू 1/4πε0 के Q/L² प्लस r², और ये कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, इतना बन गया। अब इतने के बाद बस अब हमें ये देखना है कि किसी तरह ये कॉस थीटा हट जाए। अगर कॉस थीटा आपने हटा दिया तो डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर से एक बार अब हम कॉस थीटा की वैल्यू देख लेते हैं, चित्र से निकालेंगे, क्योंकि जहाँ पर चित्र बना है वहीं से ये कॉस थीटा की वैल्यू निकाली जाती है। तो हम देखेंगे, देखिए ये चित्र देखें तो इस चित्र में देखो त्रिभुज ये ओ पी बी, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज में अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये आधार कितना है हमारा L, ओ भी कितना है L, ये है लंबाई, तो ये निकला है आधार कितना हो गया L, और बटे कर्ण, कर्ण कितना है ये देखो, ये है कर्ण, कर्ण सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है। ये जो सीधी होती है ये लंब कहलाती है, जो ज़मीन पे होती है वो आधार कहलाती है। तो कर्ण कितना हो गया रूट में L² प्लस r², L² प्लस r²। ये हमारा कॉस थीटा का मान आ गया। इस कॉस थीटा का मान हम जाकर रख देंगे और बस हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम रखते हैं, यहाँ से आएगा E इक्वल 2 इंटू 1/4πε0 के Q/L² प्लस r², और कॉस थीटा की जगह पे हमने निकाला है L/रूट में L² प्लस r², इतना हमने निकाल रखा है, L/रूट में L² प्लस r²। अब यहाँ से फिर से हम देखेंगे थोड़ा सा कि E इक्वल, देखिए ये 2L/Q गुणा हो जाएगा, ये Q है तो ये आएगा 1/4πε0 के 4πε0 के, और ये क्या बनेगा 2L/Q, और बटे में ये है r² प्लस L² की होल पावर 1 है इधर, इधर ये होल पावर 1/2 है, तो जुड़ जाएंगे तो 1 और 1/2 मिलकर 3/2 बना देंगे। तो क्या बनाएगा L² प्लस r² की होल पावर 3/2, ये बन जाएगा। अब यहाँ से हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे और हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये जो 1/4πε0 के 2L/L² प्लस r² की होल पावर 3/2 है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो 2L/Q है, 2L/Q ये किसके बराबर है, P के बराबर। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो पे अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो कि वहाँ हमने बताया था कि ये जो P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। और कैसे हमने बताया था कि यदि आपके पास जो ये इस तरह के ये माने कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, अगर जो -Q और +Q आवेश से मिलकर बना होता है और इनके मध्य की दूरी अति अल्प दूरी 2L होती है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और वैद्युत द्विध्रुव किसी एक आवेश, क्योंकि ये परिमाण में सेम होते हैं, Q ये भी है तो ये भी Q है, ये तो माइनस प्लस प्रकृति बताते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और ये क्या लिखा है 2L और इंटू Q ही तो लिखा है, तो ये किसी एक आवेश, देखो ये Q है, ये दूरी है, तो ये बन गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसके बाद हम इस की जगह पे ये वैल्यू P हम पुट कर सकते हैं। तो देखेंगे अब हम यहाँ से हम रख देंगे, कितना आएगा हमारा, आएगा
E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब ये हमारा डेरिवेशन यहाँ से बन जाता है। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि अगर जो L है या माने कि जो बिंदु की दूरी P थी, बिंदु P की उस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दूरी R थी, वो बहुत बड़ी हो, कितनी, L से बराबर। ये L से क्यों हमने मच ग्रेटर इक्वल L दिखाया है कि देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव की जो बीच की दूरी होती है वो परिभाषा के अनुसार अति अल्प होती है, और अति अल्प का मतलब बहुत छोटी। तो 2L भी हमने अति अल्प माना था, ये तो उसकी आधी L है, तो ये तो और भी छोटी होगी। तो इस प्रकार हम L स्क्वायर को किसके बराबर मान सकते हैं, 0 के बराबर। तो हमारा आएगा E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे में L स्क्वायर की जगह पे 0 प्लस R स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो यहाँ से आएगा E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन, देखिए ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, R की पावर ये टोटल 3, ये बन गया। और यही हमारा अंतिम व्यंजक होगा। ये हमारा फाइनल फार्मूला निकल कर आ गया है। तो देखिए अगर आपको इस डेरिवेशन पे से सारे आपके जितने भी डाउट थे क्लियर हो गए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारे वीडियो आप प्राप्त करें ऐसे ही। थैंक यू।